हेलो नमस्कार, मैं इसका सक्सेना आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण पार्ट लेकर आए हैं जहां पे आपको क्वेश्चन बैंक 2015 के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि इसमें मिलने वाला 2015 से लेकर के 2009 तक के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न के हल मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमने इसका ये कौन सा है, ये पार्ट 2 है विद्यार्थी, आप ध्यान दें। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, यानी कि ये मेरा पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में हमने क्या बता रखा है, पार्ट 1 में हमने बता रखा है आपको कि 2022 के मॉडल सेट से लेके 2016 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं। और पार्ट 2 में चलने वाला 2015 से लेकर के 2009 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न चलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, एक पूरी तरह से वीडियो तक अंत में बने रहना है, क्योंकि वीडियो को अंत तक तब तक बने नहीं रहेंगे, आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आप सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल के लिए आप PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट नवादा से जुड़ेंगे, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, PDF, या तो हमारा संपर्क नंबर ये है, इस पर मेरा WhatsApp भी है, आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विद्यार्थी कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में संबंध स्थापित करें, है ना। कार्य सक्रियण ऊर्जा क्या है और किसी अभिक्रिया के लिए सब वेग स्थिरांक एवं सक्रियण ऊर्जा में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले सक्रियण ऊर्जा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या, प्रतिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को हम लोग सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यानी कि मेरा ए है क्या विद्यार्थी, प्रतिकारक है, और बी क्या है मेरा, प्रतिफल, है ना। तो हमें बी बनाने के लिए एक को जितना ऊर्जा एक्स्ट्रा हमने देते हैं, जो ऊर्जा एक्स्ट्रा देनी पड़ती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या क्या वो नाम देते हैं, उस ऊर्जा को हम लोग सक्रियण ऊर्जा के नाम से देते हैं। यानी कि प्रतिकारक को जो प्रतिफल में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऊर्जा को हम लोग सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा का डिफिनेशन क्लियर हो गया विद्यार्थी। दूसरे नंबर सवाल पे आए। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और इसमें सक्रियण ऊर्जा में संबंध। तो आपको पता है कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, आर्हेनियस होता है K = A × E⁻⁻A अपॉन क्या होता है RT। जब इसे सॉल्व करेंगे, टोटली हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखा है, आपको नजर आ रहा है। एक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनकर आता है, log K = -A/2.303 RT आता है, प्लस आता है क्या, log A आता है। तो यहाँ पे K और E एक्टिवेशन एनर्जी यानी वेग स्थिरांक और एक्टिवेशन एनर्जी में व्युत्क्रम संबंध होता है विद्यार्थी, व्युत्क्रम संबंध होता है, जो कि आपको समझ में आएगा। क्यों, जहाँ पे हमने क्या लिख रखा है कि इस समीकरण को हल करने पर यानी इस वेग स्थिरांक को जब हल कीजिएगा तो यहाँ पे वेग स्थिरांक एवं सक्रियण ऊर्जा में व्युत्क्रम संबंध स्थापित होता है। अर्थात इसको क्या पढ़ सकते हो आप लोग, इसको पढ़ सकते हो अर्थात सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान घटता है ना। तो सक्रियण ऊर्जा जब बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक का मान घटेगा, क्योंकि इन दोनों में कैसा संबंध है, ये दोनों में व्युत्क्रम संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि CCl की बनावट का संक्षिप्त वर्णन करें। CCl की संक्षिप्त बनावट की सर चर्चा करना, इसका क्या बनावट होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको ध्यान से देख लेना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि CCl के क्रिस्टल संरचना BCC होता है, जिसमें परमाणु केंद्र प्रत्येक कोने पे और प्रत्येक केंद्र पर होता है, तथा धन आयन और ऋण आयन की उप संरचना कितनी होती है, 8 होती है। यानी कि जो यहाँ पे CCl है, सीजियम क्लोराइड का जो संरचना होता है विद्यार्थी, वो कैसा होता है, वो BCC संरचना का होता है। और BCC संरचना में प्रत्येक कोने पे होते हैं परमाणु और उसके केंद्र पर होता है परमाणु, है ना। और इसमें जो कटायन और ऋण आयन का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, यहाँ पे 8 होता है। ये भी सवाल याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि CCl में यहाँ पे सीजियम का कितना होता है, 8 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, यहाँ पे क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होता है। यानी कि कटायन और धनायन का दोनों का
कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चीनी के घोल का प्रसरण दाब 27 डिग्री केल्विन पर इतना एटीएम है, यानी 2.4 एटीएम है। तो इस घोल का समारण क्या होगा। तो आपको पता होगा कि पाई बराबर क्या पढ़ रखे हैं हम लोग, CRT पढ़ रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो पाई बराबर CRT, यहाँ पे क्या टेम्परेचर दे रखा है, टी कितना दे रखा है 27 केल्विन। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बदलेंगे तो 300 केल्विन आएगा, है ना। यहाँ पे प्रसरण दाब कितना दे रखा है 2.46 एटीएम दे रखा है प्रसरण दाब। यहाँ पे आर का वैल्यू तो जानते हैं कांस्टेंट होता है कितना 0.0821 होता है आर का वैल्यू। यहाँ सी पूछ रहा है साधारण कितना होगा। तो यहाँ पे हमने देखो इक्वेशन को सॉल्व कर रखा है, यानी कि जो मेरा फॉर्मूला जो बनता है प्यारे विद्यार्थियों, जो मेरा फॉर्मूला बनता है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि पाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल टू CRT होता है। तो यहाँ साधारण पूछ रहा है तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बटा RT हो जाएगा। यहाँ से सी का मान, यहाँ पाई का मान कितना दे रखा है, पाई का मान देखो यहाँ पे लिख रखे दिया गया है कि प्रसरण दाब इतना, तापमान इतना, इतना केल्विन दे रखा है ना। यहाँ पाई का मान कितना दे रखा है 2.46 एटीएम दे रखा है। ये आर का मान कांस्टेंट होता है 0.0821 होता है, और यहाँ पे तापमान 300 केल्विन दे रखा है। जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है, साधारण आता है 0.1 m के बराबर आता है। ये फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी घोल के मोलरता एवं मोलरता में अंतर समझाइए। किसी घोल के लिए मोलरता एवं मोलरता में अंतर समझाना है। तो हमने क्या लिखा है कि मोलरता एवं मोलरता में निम्नलिखित अंतर है। पहला इधर क्या लिख रहे हैं मोलरता, इधर क्या लिख रहे हैं हम लोग मोलरता लिख रहे हैं। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं मोलरता बोलते हैं। और प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मोलरता बोलते हैं। ये तापमान पे निर्भर करता है, ये थोड़ा सा आपको देख लेना है कि क्या हो रहा है, तापमान पे निर्भर करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, यानी कि ये लाइन जो दिख रहा है इतना लाइन ये एक साथ लिखा हुआ है विद्यार्थी, टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। हम आपको समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पहले देख लीजिए डिफिनेशन देखिए, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, यहाँ पे इसके बाद ज़रा देखो ई लाइन है और उसके बाद इस यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसके साथ में, यानी प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मौलिक की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं मोलरता बोलते हैं। प्रति केजी विलय में उपस्थित यहाँ पे ए दिख रहा है मोलों की संख्या को, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है ना। तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लेना है। आपको हम लिखवा देते हैं, आपको इसको क्या करना है, आप इस सबको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देना, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है लिखा हुआ। आपको याद रखना है कि मोलरता क्या होता है, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है। और यहाँ पे मोलरता क्या होता है, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। मोलरता ताप पे निर्भर करता है, मोलरता ताप पे निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे मोलरता जो होता है ये होता है मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है, और मोलरता को हम लोग मोल प्रति हम लोग एक किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। 3 आंसर आपको याद रखना है, इसको भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जो क्या कह रहा है कि राउल्ट के बास दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। क्या कह राउल्ट के लिए बास दाब के सापेक्ष नियम क्या कह रहा है, तो बास दाब के सापेक्ष अवनमन विलय के मोलंश के सीधा समानुपाती होता है। उसे राउल्ट के लिए बास दाब के सापेक्ष अवनमन यानी क्या डेल्टा पी इक्वल टू पी नोट इक्वल टू क्या होता है एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। यानी कि बाह्य दाब के सापेक्ष जो अवनमन होगा प्यारे विद्यार्थियों ये बराबर हो जाएगा आपका मोल अंश के बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है कि राउल्ट के लिए बाह्य दाब के सापेक्ष अवनमन क्या होता है डेल्टा पी बटा पी नोट बराबर होता है किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ विलय के बराबर होता है ना। तो इसका आंसर आपको करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर निम्नांकित प्रकार से व्यक्त है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ कितना दे रखा है, अभिक्रिया की दर R इक्वल टू के ए की पावर कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 1/2 दे रखा है, और बी की पावर कितना दे रखा है
3/2। तो आपको सीधी क्या करना है, 1/2 प्लस 3/2 ये ऐड कीजिएगा, कितना आएगा आपको, तो यहाँ पे 4/2 आएगा, यानी कि 2 टोटल डिवाइड करके 2 आने वाला है। तो अभिक्रिया की कोटि कैसा हो जाएगा, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है कि टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है व्याख्या करें। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के फैलाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना है कि कोलाइडी कण में जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होता है उसके द्वारा जो प्रकाश फैलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्या कह रहा, कॉपर के 2 अयस्कों को के नाम लिखे। तो कॉपर के 2 अयस्क कॉपर पैराइट और क्या होता है, मैलाकाइट होता है। कॉपर के 2 अयस्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को आप कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इसका आंसर ध्यान से देखिएगा कैसे परिवर्तित करना है। कि पहला क्या कह रहा है, इथाइल एमीन से इथाइल एल्कोहल बनाना है। तो कन्वर्जन में सबसे पहले आपको इथाइल एमीन का, तो इथाइल एमीन का यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि संरचना, इसका अनुसूत्र क्या होता है। तो ये होता है, इसको क्या करना है विद्यार्थी, आपको एल्थाइल एल्कोहल में डायरेक्ट पहले क्या करना है, इसमें सोडियम नाइट्रेट डालना है प्लस HCl डालना है। सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl डालना है, जिससे ये बन जाएगा क्या, इथाइल डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और इस पर थोड़ा सा क्या करना है, पानी डाल देना है। तो क्या बन जाएगा मेरा, तो मेरा बन जाएगा यहाँ पे C2H5OH यानी कि एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे आपका एल्कोहल बन जाने वाला है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इथाइल एमीन लेना है, इस पे सोडियम नाइट्रेट और HCl का मिश्रण डाल दीजिए, सोडियम एसीटेट और मिश्रण डाल दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा C2H5N2Cl, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये क्या बन गया, बेन, यहाँ पे इथाइल डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया। इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा, है ना। इस रिएक्शन को याद रखिएगा। दूसरा क्या कह रहा है, इथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे C2H5OH लेना है, इस पर थोड़ा सा क्या करना है, नाइट्रस अम्ल डाल देना है, HNO2 डाल देना, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर नहीं समझ में आए तो इस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका आंसर दे देने वाला हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट कितना कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना मोल कॉपर प्राप्त होगा। देखो विद्यार्थी, यहाँ पे कॉपर कितना है, +2 में है, यानी इसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर में बदलने के लिए। बुझा रहा है ना बात, क्या बोल रहे हैं, यहाँ कॉपर 2+ में है, तो इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो कैसा बन जाएगा कॉपर में, यानी कि यहाँ पे 2 गुना कितना देना पड़ेगा, 96,500 कूलम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉपर 1 मोल मिलेगा। यहाँ पे कितना कह रहा है कि 24,125 कूलम देना है ना, तो कितना मोल कॉपर प्राप्त होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली कैसे बनाना है मैं बताता हूँ, इसका आंसर कैसे करना है। यहाँ पे लिखिएगा कितना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कितना मोल निकालना है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं 1 मोल होता है, तो इतना अब इसमें एक, आप इसमें कितना मोल देखो जरा कि 2 गुना 96,500 कूलम में 1 मोल कॉपर होता है। तो इतना 1 कूलम में कितना होगा, 1 कूलम में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1/96,500 कूलम। अब यहाँ पे कह रहा है 24,125 में कितना होगा, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें। इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.125 मोल आएगा कॉपर के, है ना। तो इस बात को याद रखना है क्योंकि नियम से बन जाएगा सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित यौगिक में से किसके रासायनिक बंधन में कम अभिलक्षण होता है। आयनिक रासायनिक बंधन में कम अभिलक्षण होगा। आइए ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे आयनिक बंधन होना चाहिए विद्यार्थी। आयनिक बंधन में कम अभिलक्षण किस में होगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, KCl दिख रहा है, और उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे LiCl है, दूसरा क्या है यहाँ पे KCl है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे जितना साइज ये फाइजान रूल से बनता है,
फजान रूल क्या होता है? फजान रूल कहता है कि जो आयनिक बंधन की जो त्रिज्याएं होती है, अभिलक्षण होता है, वो कटायन जहाँ बड़ा होगा, कटायन यानी कि जहाँ बड़ा कटायन रहेगा उसमें ज़्यादा होगा और जहाँ छोटा कटायन होगा उसमें कम होगा, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लिखना कैसे है इसको लिखना है किस प्रकार से आपको कि लिखना है कि लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यहाँ पे फजान रूल के नियमानुसार यहाँ पे लिथियम एवं क्लोरीन के बीच थोड़ा सा उपसंयोजन बंधन बनने की संभावना ज़्यादा, नहीं कि इसमें आयनिक कम और कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा बन जाएगा लिथियम में। और यहाँ पे KCl में जो आपको नज़र आ रहा है, KCl में जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें से यहाँ पे कटायन का साइज बड़ा है, जिसके कारण से इसमें आयनिक बंधन ज़्यादा और कोवैलेंट कैरेक्टर कम नजर आएगा। फजान रूल क्या कहता है कि कटायन का साइज कैसा हो, छोटा हो तो कोवैलेंट दिखेगा, और यहाँ पे निगेटिव की बात करें, ऋणात्मक की बात, तो उसका साइज बड़ा हो तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा, है ना। आइए अब क्वेश्चन बैंक कितना 2014 पे आते हैं। क्वेश्चन बैंक 2014 क्या कह रहा है कि बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा क्वेश्चन में 2014 के लघु उत्तरीय प्रश्न का हल देखने PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा से जुड़ेंगे, है ना। हमारा संपर्क नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है 2014 का, कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम क्या है? कॉपर पैराइट होता है। पेप्टिकरण पद को परिभाषित कर रहा है वैसा क्रिया जिसमें शुद्ध अवक्षेप को उपयुक्त वैद्युत अपघटन के द्वारा क्लोराइड विलयन में बदला जाता है, उसे पेप्टिकरण कहते हैं। पेप्टिकरण क्या है विद्यार्थी? तो पेप्टिकरण क्लोराइड विलयन बनाने का एक तरीका है। पेप्टिकरण तो क्लोराइड विलयन बनाने का एक तरीका है। ये कैसे बनता है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि वैसा क्रिया है जिसमें से शुद्ध अवक्षेप, जो अवक्षेप बना होता है ना विद्यार्थी, उसको उपयुक्त वैद्युत यानी कि सुटेबल वैद्युत अपघट लिया जाता है और दोनों को मिलाकर क्या करते हैं हम लोग? क्लोराइड विलयन का निर्माण करते हैं, उसे पेप्टिकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये इस डिफिनेशन को एक बार पढ़ लेना गौर से। क्या कह रहा है? तीसरा नंबर सवाल में आ जाओ कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहते हैं। छोटी सी सवाल, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा इसमें? तो 0 होगा। और निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे CO क्या है? ये CO न्यूट्रल लिगेंड है ना। आइए 5वां नंबर सवाल पे आ जाओ। 5वां क्या कह रहा है कि विद्युत विच्छेदन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत लेपन में और यहाँ पे विद्युत शोधन में किया जाता है। विद्युत विच्छेदन का उपयोग विद्युत लेपन में और यहाँ धातु के ऊपर पर चढ़ाने में, और विद्युत धातु के शोधन में हम लोग यहाँ पे विद्युत विच्छेदन का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि CH4 में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो CH4 में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3 होता है प्यारे विद्यार्थियों। और 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ओलियम का अनुसूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे होता है H2H2O7 क्या होता है? ओलियम का अनुसूत्र होता है। इसको याद रखना, ओलियम का अनुसूत्र H2H2O7 होती है ना। आ जाओ 8वें नंबर सवाल क्या कह रहा है? 8वें नंबर सवाल क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों? एक कह रहा है आपसे कि क्या कह रहा है H3PO4 में फास्फोरस की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है, यानी कि H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण कितनी होती है? तो ये +3 होता है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि K4 के उपयुक्त नाम क्या होगा? तो यहाँ पे पोटेशियम कैटायनिक पार्ट है, हेक्सासाइनो फेरेट 2 होगा इसका सही नाम। 10 नंबर पर निम्नलिखित धातु की परिष्कृत करने के लिए कौन कौन सा विधियाँ उपयोग किया जाता है? तो आपको निकेल के लिए हम लोग कौन सा देखते हैं? निकेल के लिए मंड विधि द्वारा इसको हम लोग रिफाइन करते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किसके? निकेल के लिए कौन सा विधि? मंड प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको शुद्धिकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि क्लोरीन यहाँ पे दे रखा है, ब्रोमीन, आयोडीन या हैलोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य होते हैं? तो हैलोजन वर्ग के सदस्य होते हैं। अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्यों होती है? इसका रीजन क्या क्या? अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 होती है और NP6 होता है, जो पूर्ण भरित तथा अस्थायी होता है। और अक्रिय गैस के अष्टक भी पूरा होता है, इसीलिए इसका अक्रिय गैस की संयोजकता हम लोग शून्य मानते हैं। 3 बात इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो पूरा फुल होता है, NH2 NP6 होता है, और ये क्या होता है? ये अस्थायी होती है। और इसका जो तीसरी बात है, ये इसका अष्टक भी
पूरा होता है, जिसके कारण इसका संयोजकता कितनी होती है, शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होते हैं विद्यार्थी, स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग किसको मानते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में तापमान कितना लेते हैं, 25 डिग्री लेते हैं। और यहाँ पे तापमान कितना लेना पड़ता है स्टैंडर्ड में, तो 25 डिग्री। और विलयन का जो सांद्रता होती है, सांद्रता हम लोग उसको m मान कर इकाई मोलर मानते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इकाई मोलर सांद्रण वाले विलयन और धातु के क्षण के बीच उत्पन्न विभव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं इसको। तो इसको ध्यान रखना है आपको, है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। आइए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कार्बोकैटायन क्या है। तो कार्बोकैटायन क्या है विद्यार्थी, कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के असमान वियोजन से के फलस्वरूप जो बनने वाला धनावेशित मध्यवर्ती उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, सी है और यहाँ पे हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें से कह रहा है कि जो असमान वियोजन होना चाहिए, असमान वियोजन यानी कि हेटेरोलिटिक फ्यूजन होना चाहिए। तो ऐसा टूट करने से क्या बनने वाला है, ऐसा करने से बनने वाला है कार्बन पे प्लस और यहाँ पे क्लोरीन पे माइनस बनने वाला है। तो ये जो धनावेशित मध्यवर्ती चीज बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, है ना, समझाइए। कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। इस वर्षा को अम्लीय वर्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। कि हमारे वातावरण में कौन कौन सी गैस होती है विद्यार्थी, SO2 भी होता है और NO2 भी होता है। और ई जब जल से विक्रिया करता है तो H2SO4 अम्ल बना लेता है, और ई जब करता है तो HNO3 बना लेता है, यानी नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल बना लेती है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अम्लीय वर्षा के रूप में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपको 16 नंबर परिवर्तित कर रहा है कि एक कन्वर्जन दे रखा है, एनिलीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। ये छोटा सा कन्वर्जन है, आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं कैसे बनाना है। आपको क्या लेना है, बेंजीन लेना है, यहाँ पे क्या है, एनिलीन है। एनिलीन से क्या बना है, बेंजोइक अम्ल है ना। इस पर थोड़ा सा क्या कीजिए, आप वही सोडियम नाइट्रेट लीजिए और यहाँ पे HCl डाल दीजिए। तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा ये विद्यार्थियों, यह बन जाएगा क्या, बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इसकी अभिक्रिया आप कॉपर साइनाइड से करा दीजिए। तो क्या बनने वाला है, कॉपर साइनाइड से कराने पे ये बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन साइनाइड बन जाएगा। इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको आप हाइड्रोलिटिक करा दीजिए, अम्ल के उपस्थिति में करा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। यानी ये कितने स्टेप में पूरा हो रहा है, ये रिएक्शन 4 स्टेप में। पहला एनिलीन पे आपको यहाँ पे डालना है, क्या है, एनिलीन पे आपको डालना है सोडियम नाइट्रेट और HCl, तो बन जाएगा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या डालना है, दूसरे स्टेप में यहाँ पे डाल देना है आपको कॉपर साइनाइड डाल देना, जिसमें आप क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर साइनाइड ग्रुप लग जाएगा। और आपको पता है कि साइनाइड का जो जल अपघटन करवाते हैं, इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, अम्लीय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे कार्बोजेलिक अम्ल के रूप में बदल जाता है। इसका आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिला हुआ है। हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, इस प्रश्न का आंसर व्हाट्सएप नंबर पे भी मिल सकता है। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि फॉर्मेलिन के 2 उपयोग का वर्णन करें। तो फॉर्मेलिन कुछ नहीं होता है विद्यार्थी, ये 40% क्या होना चाहिए, HCHO होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी फॉर्मल्डिहाइड के 40% क्या होना चाहिए, ये 40% सांद्रित वाला विलयन है यहाँ पे फॉर्मेलिन। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसका उपयोग हम लोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मृत जीवों के परिरक्षण में, यानी कि जो मेरा जीव जंतु मर जाए तो उसको जो बॉडी को थोड़ा सा बचाने के लिए हम लोग फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करते। दूसरा क्या कह रहा है, कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि HFHCl में परवल अम्ल कौन है और क्यों। तो यहाँ कह रहा है कि HF या HCl में परवल अम्ल HCl है, और क्योंकि क्लोरीन का साइज
फ्लोरीन के साइज से बड़ा होता है और साइज बढ़ने तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे अम्लीय क्षमता बढ़ता है ना। यहाँ पूछ रहा है कि HF और HCl दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे दो चीज़ दे रखा है, क्या HF दे रखा है और HCl दे रखा है। ये दोनों में परबल अम्ल कौन है, तो परबल अम्ल यहाँ पे होगा प्यारे विद्यार्थियों HCl परबल अम्ल होगा, क्योंकि क्लोरीन का आकार क्या है, बड़ा होता है फ्लोरीन से, है ना, और साइज बढ़ने के साथ साथ वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अम्लीय क्षमता बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, क्यों। यहाँ पे सल्फर का आकार ऑक्सीजन के आकार से बड़ा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, इसीलिए H2S अम्लीय है तथा H2O उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर कितने 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं, क्यों। तो आपको पता है कि संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं क्योंकि इसके d ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। छोटी सी बात है कि इसमें d ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, इसीलिए इसके पास कितना होता है, 10 गो तत्व होता है ना, याद रखना है आपको। आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि मोल प्रभाज की व्याख्या करें। तो मोल प्रभाज क्या है विद्यार्थी, विलयन के जो कुल मोलों की संख्या में उपस्थित विलय के और विलायक के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहता है। नहीं, x विलय, यहाँ पे x वर्ग क्या होता है, यहाँ पे विलय का मोल या क्या लेना है, विलायक का मोल लेना है, बटा क्या ले लेना है, विलयन का मोल ले लेना है। इसका अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज के नाम से जानते हैं। नहीं कि ऊपर में आपको क्या लेना है, विलय या विलायक दोनों में से किसी एक का, और नीचे टोटल मोल से भाग लगा देना है। आज एक नेक्स्ट क्या, लवण सेतु क्या है, इसके दो उपयोग लिखो। लवण सेतु वैसा यू आकार की नली है जो ऑक्सीकरण अर्ध एवं अपकरण अर्ध को जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, लवण सेतु कहते हैं। यानी कि जो बर्तन मेरा बना रहता है इस प्रकार से, इसके बीच में जो हम ये वाला लगाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो लवण सेतु बोलते हैं। लवण सेतु जो ऑक्सीकरण अर्ध होता है, इधर क्या होता है, अवकरण अर्ध होता है ना। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो यू आकार की नली है तो इसको क्या बोलते हैं, लवण सेतु के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके दो उपयोग क्या है, निम्नलिखित है। लवण सेतु आंतरिक सेल परिपथ को पूरा करता है। लवण सेतु दोनों ऑक्सीकरण एवं अपकरण अर्ध को भी उदासीनता बनाए रखने के लिए काम आता है, दोनों के तरफ विद्युत उदासीनता बनाए हुए रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद की क्या मिल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक हमको मिल रहा है 2013 मिल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन बैंक 2013 के यहाँ पे हल मिलने वाला, हमारा टेलीग्राम चैनल है बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या रहा है, 5% यूरिया के घोल का प्रसरण दाब की गणना 273 केल्विन पे करना है। तो हमने क्या रखा, दिया गया है 5% यूरिया का घोल का मतलब क्या है कि 5 ग्राम यूरिया 100 ml घोल में उपस्थित है। तो यहाँ यूरिया का द्रव्यमान कितना हो गया, 5 ग्राम, यहाँ पे 100 ग्राम क्या हो गया, बिलियन का आयतन हो गया, और लीटर में बोलेंगे कितना, 0.1 लीटर, 100 ml को लीटर में इतना बोल सकते हैं। तापमान कितना दे रखा है, 273 केल्विन। पूछ क्या रहा है, प्रसरण दाब। प्रसरण दाब का फॉर्मूला क्या पढ़ रखे हैं आप लोग, प्रसरण दाब इक्वल टू W गुना R गुना T बटा MW इंटू भी होती है। इसका फार्मूला प्रसरण दाब निकालने का क्या होता है, प्रसरण दाब इक्वल टू W गुना R गुना T बटा MW मोलर द्रव्यमान बटा भी। W के जगह कितना रखेंगे, 5 गुना R के जगह पे 0.0821 गुना 273 केल्विन बटा कितना रखेंगे, यहाँ पे यूरिया का कितना 60 बटा यहाँ पे 0.2। इसको जब कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेशन करके लाया तो कितना है, 18.65 ATM के करीब इसका आंसर आने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दें। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने बता रखा था पहले कि मानक यानी स्टैंडर्ड वाला, तो यहाँ पे तापमान कितना लेना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है आपको, और यहाँ पे जो सांद्रण लेना है आपको, सांद्रण कितना लेना है, 1 इकाई लेना है। हमने क्या बताया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवं इकाई मोलर सांद्रण वाले विलयन एवं धातु के क्षण के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से हम लोग बताए, क्योंकि ये सवाल 2014 में पूछा गया था, इसके पहले जस्ट बताए हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये भी क्वेश्चन बताया गया विद्यार्थी, ये भी इसके पहले वाले में आया था, क्वेश्चन में 2014 के आया था सवाल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण
में मुख्य अंतर क्या है? तो भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला, भौतिक अधिशोषण में वैन डर वाल बल होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में यहाँ पे रासायनिक बल होता है। आइए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। यहाँ पे भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा ऊर्जा का मान 20 से 40 किलो जूल होता है, जबकि यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा ऊर्जा का मान 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। आगे आइए सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ कि अगर निम्नलिखित में से विभेद उदाहरण के साथ करें तो निस्तापन एवं भर्जन दे रखा है, गालक एवं धातुमल दे रखा है। तो निस्तापन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसे निस्तापन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें कह रहा है भर्जन क्या? तो भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें उपस्थित वायु की उपस्थिति में गलनांक के कम ताप पर गर्म कर सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम लोग भर्जन के नाम से जानते हैं। इसमें अब क्या कह रहा है? गालक क्या है, धातुमल क्या है? तो गालक क्या है विद्यार्थी? कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को गलनीय पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे गालक के रूप में जानते हैं, गालक कहते हैं। धातुमल क्या है? कि गालक और अगलनीय अशुद्धि से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग धातुमल के नाम से जानते हैं। इसमें से 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं? ये हमने पहले के क्वेश्चन में बता रखा है, यानी कि ये पार्ट नंबर 1 में मिल जाएगा, पार्ट 1 वाला वीडियो में मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 1 वाला वीडियो जो है उसमें ये मिल जाएगा, तो पार्ट 1 वाला का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा उसको। आइए 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ज्यामितीय आकार क्या होगा? यहाँ पे दे रखा है sp3 दे रखा है और यहाँ पे dsp2 दे रखा है, dsp3। तो sp3 का जानते हैं चतुष्फलकीय होता है, dsp3 का अष्टफलकीय आकृति की होती। छोटी सी सवाल, इसको याद रखिएगा। यानी sp3 रहेगा तो चतुष्फलकीय और d2 sp3 तब क्या अष्टफलकीय मारना है विद्यार्थी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उपपश्चात यौगिक में धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? जिसमें जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा विद्यार्थी +2 होगा, और इसमें जब ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा तो इसमें +2 होगा, क्योंकि पोटेशियम कितना है 4 है, वो प्लस x गुणा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा -4 -1 गुणा कितना 6 हो जाएगा। ये कितना है -6 इक्वल टू कितना 0, ये कितना हो जाएगा 4 + x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आने वाला है +2 आने वाला है ना। इसमें से प्रथम का आंसर कितना आएगा +2 आएगा, दूसरा का भी कितना आएगा +2 है, क्योंकि यहाँ प्लेटिनम है तो यहाँ प्लेटिनम का x मान लेते हैं प्लस क्लोरीन 1 होगा माइनस में, टोटल 4 क्लोरीन है, इस पर 2 को माइनस चार्ज है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 और +4, यानी कि +2 में आंसर आने वाला है, इसका भी +2 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखें। कह रहा है 4,4 डाईमिथाइल पेंटेट हुआ 5 कार्बन 1 2 3 4 5। इसके दूसरे नंबर कार्बन तो 1 2, दूसरे नंबर पे यहाँ पे OH लगा देना है। अब यहाँ से 1 2 3 4 और चौथे नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल लगे, यहाँ पे C, यहाँ पे C, बस इतनी इसका स्ट्रक्चर बनाना है। यानी कि यहाँ पे चौथे नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा देना है, CH3 लगा देना है। ये हो जाएगा मेरा आपका 4,4 डाईमिथाइल 2 पेंटेनॉल का सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें दूसरा क्या कह रहा है? बी नंबर में कह रहा है कि 2 ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पे 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल कह रहा है, तो 4 कार्बन होगा, इसके दूसरे नंबर कार्बन पे OH लगा दीजिए, ये हो गया मेरा 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का परिवर्तन आप कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन 2014 में बताया गया, इसका आंसर है ना एथिलीन से। आप इसको पीछे करके देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2012 पे आते हैं। लघुत्तर प्रश्न केवल PDF के लिए हमारे बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट चैनल नवादा से संपर्क करें। 22 का सेक्शन है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। जो क्वेश्चन हमने बता दिया है विद्यार्थी, उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा है नहीं, और टाइम को देखते हुए हमने सारा कुछ करना है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको फर्स्ट में, ये हमने 2014 में हमने, या तो 2013 में हम एक क्वेश्चन को बताए हैं,
है ना। अभी इसी वीडियो में मिल जाएगा, आपके पहले मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो बताने की जरूरत है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दिए गए यौगिक का उपयुक्त नाम लिखिए। तो यहाँ पे उपयुक्त नाम कैसे लिखते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 को एमीन टेट्राएमीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉपर है, कॉपर ऑक्सीकरण से कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोराइड लिख देना है। यहाँ पे कैटायनिक पार्ट है, उसका नाम पहले लिखा जाता है कैटायनिक पार्ट का, तो पोटेशियम है। उसके बाद लिगेंड का नाम 6 गो है, तो 6 हेक्सा साइनो, और यहाँ पे फेरेट हो जाएगा और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित को परिवर्तित कैसे करेंगे, ये भी इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मेरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो पहला सवाल हमने बता रखा है, दूसरा सवाल नहीं बताया। ये एसिटिलीन से बेंजीन बनाते हैं। एसिटिलीन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इसको कुछ नहीं करना है, रेड हॉट कॉपर के ट्यूब से क्या करना, प्रभावित करना, तो क्या बन जाएगा ये मेरा, ये बेंजीन बन जाएगा। रेड हॉट लेना है कॉपर का, उसमें से एसिटिलीन डाल दीजिएगा तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये मेरा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाते हैं। 4 निम्नलिखित की व्याख्या करें। हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल है। यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से। देखो पहला सवाल हमने बता रखा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी आया था और उस पार्ट 1 में भी मिलेगा, तो पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिलने वाले हैं इसमें और उसमें भी, है ना। चलिए इसमें बी नंबर देखते हैं कि बी का आंसर क्या कह रहा है। यहाँ पे कारक 20 का देख लेते हैं कि क्लोरीन का प्रभावी परमाणु संख्या फ्लोरीन से अधिक होता है, जिसके कारण क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता फ्लोरीन से अधिक होती है। इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है ना, क्लोरीन से कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अवशोषण एवं अधिशोषण में विभेद करें। तो अवशोषण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के सतह पर आंतरिक भाग पर जमा होता है, उसे अवशोषण कहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, अधिशोषण, तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के सिर्फ सतह पर जमा होता है, उसे अधिशोषण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित का कारण बताइए। निम्नलिखित का कारण बताया, कहता है फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है। दूसरा कह रहा है एनिलीन की क्षारीयता मिथाइल एमीन से कम होती है, क्यों। तो यहाँ पे आंसर ए का सुनिए, क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल में मिथाइल समूह उपस्थित होता है, जो +I प्रभाव के कारण OH बंधन टूटना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली होता है ना। इसी में बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर जरा देख लीजिए, कह रहा है कि एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे क्या करता है, अनुनादी में लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन आवेश कम हो जाता है, जबकि मिथाइल एमीन में +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इसीलिए एनिलीन मिथाइल एमीन से ज़्यादा क्षारीय होता है। आजा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित की परिभाषा भर्जन क्या है और परगलन क्या है। हमने भर्जन के बारे में पहले ही बता रखा था, वैसा प्रक्रिया है जिसमें वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करके सांद्रित यक्ष को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसे भर्जन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन इसमें दूसरा क्या कह रहा है, परगलन। परगलन क्या हुआ, प्रक्रिया जिसमें अयस्क में उचित गालक और कोक मिलाकर तेज गर्म किया जाता है, जिससे द्रवित धातु प्राप्त होता है, उसे परगलन के नाम से जानते हैं। 8वें नंबर सवाल क्या कह रहा है, कोलाइडी बनाने के 2 विधि को लिखें। कोलाइडी विलयन कैसे बनता है, 2 विधि को लिखना है। तो हमने यहाँ पे कहा है कोलाइडी विलयन बनाने के 2 विधि निम्नलिखित है। पहला विधि सुनिएगा क्या कह रहा है, पहला विधि दे रखा है, विधि थी आंतरिक परिक्षेपण विधि। कहता है इस विधि में पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी कण में बदला जाता है, फिर उससे विलायक या परिक्षेपण माध्यम मिलाकर कोलाइडी विलयन में बनाया जाता है ना। दूसरा क्या कह रहा है, ब्रेडिक आर्क या तो विद्युत परिक्षेपण विधि। कहता है इस विधि में धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे सोना और यहाँ पे चांदी और प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तनु घोल के अनुसंख्यक गुणधर्म को लिखें, विभिन्न प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म को लिखिए। तो अनुसंख्यक गुण क्या है? विलयन का वह गुण है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अनुसंख्यक गुण कहते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, दूसरा क्या कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा कह रहा है हिमांक में अवनमन, और चौथा कह रहा है प्रसरण दाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 60 सेकेंड है, यह इन्वर्स है, तो इस अभिक्रिया का 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो आपको क्या करना है, इसका हमारे यहाँ पे आंसर के लिए व्हाट्सअप नंबर पे हमें टाइप करना है, या यूट्यूब पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब पे हम इसका आंसर दे रखे हैं, यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन में कितना 2011 पे आते हैं। PDF अगर लेना चाहते तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये रहा, इस पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, प्यारे विद्यार्थी जरा ध्यान से देख लें इसको। कह रहा है कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच क्या अंतर है। तो क्वेश्चन में 2016 में हमने इसको बताया था, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष, क्योंकि आगे चलते जाएंगे तो क्वेश्चन रिपीट होते जाएगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट 1 में बताया गया सवाल है ना। ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको? पार्ट 1, इसका पार्ट 1 हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पार्ट 2 अभी चल रहा है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आप उसको क्या करें, जाकर उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है, आपको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। कारण निम्नलिखित को परिभाषित की अभिक्रिया की कोटि क्या है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है। ये सवाल भी हमने क्या कर रखा है, बता रखा है इसको, है ना। ये भी पार्ट 1 में बताया गया सवाल है, तो इसको भी आप वहाँ से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, और फैराडे के ये भी बताया गया सवाल है आपको। तुल्यांक भार के तुल्य विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ये भी पार्ट 1 में मिल जाएगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्या होता है जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 के द्वारा किया जाता है, एथेनॉल की विक्रिया PCl5 में कराई जाती है। तो इसको हम बताएंगे, तुरंत बताएंगे। पहला कह रहा है एथेनॉल का क्या कराना है, C2H5OH है, इसका क्या कर रहा है KMnO4 से क्या कर रिएक्शन करवा दिए। तो आपको पता है कि एक ऑक्सीकारक एजेंट है ना, ये ऑक्सीकरण करवाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या बनता है, कार्बोजेलिक अम्ल बनता है। इसको याद रखिएगा, यानी कि CH3COOH बन जाएगा, ये कार्बोजेलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि एथेनॉल का PCl5 से, तो यहाँ पे C2H5OH लेना है, यहाँ PCl5 से करवाएंगे रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे C2H5Cl बन जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे दूसरा नंबर रिएक्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि C2H5Cl का रिएक्शन किससे करवाना है, PCl5 से करवा दीजिए। तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है क्या आपका C2H5Cl प्लस क्या PCl3 और HCl बनने वाला है ना, ये बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कहा था इन्हें कैसे परिवर्तित करेंगे, तो इसमें कैसे, एनिलीन से क्या करना है, एनिलीन से यहाँ पे 2,4-डाइब्रोमिथिल एसिटिल में से एमाइन बनाना है। तो इसका आंसर आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, है ना। इस पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बताना उचित नहीं समझ रहे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सारे क्वेश्चन को भी करना है। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कह रहा है कि उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है, और दूसरा कह रहा है BCl लिविस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों कर। दोनों का आंसर सुन लीजिए क्या कह रहा है। पहला का आंसर सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है P ब्लॉक के निचले तत्व के बाहरी S उपकक्षा में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अर्थात यह जोड़ी उदासीन रह जाता है। इस प्रभाव को उदासीन जोड़ी प्रभाव के नाम से जानते हैं। BCl3 बोरोन परमाणु इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण BCl3 लेविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है।
इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कमरे के तापमान पर H2S एक गैस जबकि H2O एक द्रव अवस्था में कार्बन सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है जबकि यहाँ पे इतना की संयोजकता 2 होती है, क्यों, ये बताना है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट सुनिएगा, ऑक्सीजन परमाणु छोटी त्रिज्या और उच्च विद्युत आक्रामकता के कारण यह हाइड्रोजन बंधन बनाती है जबकि H2S में यह संभव नहीं था। H2O द्रव अवस्था में और H2S गैस अवस्था में पाई जाती है ना। क्वेश्चन नंबर इसका बी का आंसर सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कार्बन तथा सिलिकॉन के छोटे आकार होने के कारण 4 संयोजकता होती है जबकि यहाँ पे जर्मेनियम, टीन और लेड की उदासीन जोड़ी प्रभाव के कारण इनकी संयोजकता 2 भी होती है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भर्जन और निस्तापन में विभेद स्पष्ट करें। तो ये बताया गया सवाल है, हमने पार्ट 1 में बताया गया सवाल है, ठीक है। तो इस वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। इसमें निम्नलिखित संकुल का युग्मक नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए कटायनिक पाठायनिक, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो डाई एमिनो डाई क्लोरिडो, 2 अमीन है 2 क्लोरिडो है। यहाँ पे प्लेटिनम है 4 ऑक्सीकरण क्लोराइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका, तो यहाँ पे 4 गो टेट्राएमीन हो जाएगा, डाई क्लोरो हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कैडमियम 2+ के लवण सफ़ेद क्यों होते हैं। तो कैडमियम 2+ के लवण सफ़ेद होते हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहा है आपको कैडमियम 2+ आयन अपूर्ण रूप से भरे होते हैं और यहाँ पे इसका कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसके कारण ये कक्षक वाले होते हैं, क्योंकि इसके कारण ये सफ़ेद हो जाता है, क्यों, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। H3PO4 क्यों एक अपकारक के रूप में कार्य करता है जबकि H3PO क्यों नहीं ऐसा करता है। तो H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ सकती है, इसीलिए यह अपकारक की तरह कार्य करता है, जबकि H3PO4 में फास्फोरस की संख्या बढ़ नहीं सकती है। क्वेश्चन बैंक 2010 पे आ जाओ। क्वेश्चन बैंक 2010 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर। लायोफिलिक क्या है, जिसे आसानी से तैयार कर लिया जाता है, लायोफोबिक को आसानी से तैयार नहीं कर सकते, है ना। लायोफिलिक द्रव अस्नेही होता है, ये द्रव विरोधी होता है, या उत्क्रमी होता है, या अनुत्क्रमी होता है, या स्थायी होता है, या अस्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। जेल क्या है, एरोसोल क्या। तो जेल एक मक्खन का होता है, जेल का उदाहरण है। धुआं एक एरोसोल का उदाहरण है। 5% यूरिया का घोल 273 डिग्री पे आपको निकालना, तो एक क्वेश्चन बताया गया, इसी पार्ट में दिखेगा, है ना। उल्टा प्रसरण क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उल्टा प्रसरण क्या कह रहा है कि यदि बाहरी दाब का मान प्रसरण दाब से अधिक हो जाता है तो विलायक के कण समुद्री जल से शुद्ध जल की ओर गमन करता है, उसे प्रसरण उल्टा प्रसरण के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका आंसर आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है, निम्नलिखित का उपयोग नाम लिखें। यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा 4 गो, टेट्रासाइनो निकलेट 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, दूसरा का आंसर टेट्राएमीन हो जाएगा, डाई क्लोरो और कॉपर क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। निम्नलिखित के बारे में आप कैसे बताएंगे। तो ईथर के क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है, क्यों, तो एल्कोहल के अणु में उपस्थित OH समूह के कारण यह हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जिसके कारण यह अधिक अस्थायी होता है, जबकि ईथर में यह संभव नहीं है ना। इसका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या कह रहा है कि फिनॉल में OH समूह बेंजीन से जुड़ा होता है, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है, जो यहाँ पे अम्लीयता को बढ़ा देता है, जबकि अल्कोहल में ऐसा एल्काइल समूह होता है जो कि अम्लीयता को यहाँ पे क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन बैंक 2019-9 का आते हैं, 2000 लास्ट हो रहा है ना। ये PDF के लिए संपर्क कर सकते हैं यहाँ से नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। परिसारक दाब को परिभाषित करें एवं परिसारक दाब समान हो जाता है, क्यों, तो प्रसरण क्रिया को रोकने के लिए जितनी न्यूनतम दाब की आवश्यकता पड़ती है उस दाब को प्रसरण दाब के नाम से जानते हैं। प्रसरण दाब अब समान हो जाता है क्योंकि यह विलय के मोलों की संख्या के सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। इसका आंसर समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसके संक्षेप में लिखें ब्राउनियन गति और अभिकृत जीवन काल। तो ब्राउनियन गति क्या है, कोलाइडिक विलयन में कोलाइडिक कण के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी गमन की दिशा की हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। अर्ध जीवन काल क्या विद्यार्थी, वह समय जिस पर अभिक्रिया 50% संपन्न होती है उसे अर्ध जीवन काल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है कि जटिल यौगिक दे रखा है, इसका उपयोग नाम लिखना है। इस जटिल यौगिक का ENA इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। पोटेशियम है, 6 हेक्सा है और फेरेट हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है।
इसका Na का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी? Na का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुना उप संख्या कितना आ जाएगा? इसका 35 आंसर आ जाने वाला है। यहाँ पे कह रहा है कि एक परीक्षण को लिखे जिसमें से मिथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल के अंतर को लिखें। तो मिथाइल एल्कोहल आयोडोफॉर्म जांच नहीं देता है, जबकि इथाइल एल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल को मिथाइल एमीन में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और इसका आंसर पाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का है निम्नलिखित का एक उपयोग को दर्शाएं। पैरासीटामोल बुखार को कम करने में करते हैं और टिक्चर आयोडीन को एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित का मोनोमर लिखिए। क्या है? नायलॉन 6 और बुनायस। तो नायलॉन 6 का कैप्रोलेक्टम होता है और बुनायस का ब्यूटाडाइन और स्टायरिन होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। हमने इसको टोटल 2 पार्ट में टोटल लघु उत्तर पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 है। ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे हैं? 2022 के मॉडल सेट से लेके 2016 तक देखे हैं और पार्ट 2 में क्या देखें? 2015 से 2009 तक क्वेश्चन बैंक को देखें। दोनों पार्ट को आप देख लीजिए, आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। और पार्ट 1 का हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।